सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा और मतदान आज। बीजेपी, टीडीपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने जारी किया व्हिप। बहुमत को लेकर आश्वस्त सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए अहम दिन। कांग्रेस का सरकार की नाकामियों को उजागर करने पर जोर। रिश्वत देने वालों को भी अब मिलेगी सजा। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित। दोषियों के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान। 2 साल में होगा मुकदमे का निपटारा। अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा। ट्राई ने स्पैम मैसेज के लिए किया नियमों में बड़ा बदलाव। टेलीमार्केटिंग मैसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति होगी जरूरी। उल्लंघन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। भारत अमेरिका के बीच 6 सितंबर को दिल्ली में होगी 2+2 वार्ता। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस अपने भारतीय समकक्षों के साथ करेंगे सामरिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा। और नहीं रहे मशहूर कवि गोपाल दास नीरज। पद्मश्री और पद्म भूषण नीरज के निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने जताया शोक। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा और मतदान होना है। इसे लेकर सत्ता पक्ष, एनडीए और विपक्षी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। बीजेपी जहां सदन में 2/3 बहुमत का दावा कर रही है, वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, शिवसेना समेत कई दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। माननीय अध्यक्ष जी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के लिए एनडीए और यूपीए ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। टीएमसी का कहना है कि विपक्षी एकता के लिए उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ वोट करेगी। ये सरकार को विरोध करने के लिए है, एक मौका है जहां सरकार को एक्सपोज किया जा सकता है। नंबर का बाद में देखा जाएगा। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पर्याप्त संख्या बल होने की बात पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने चुटकी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इसका सामना करने के लिए तैयार है। हमारे पास सदन में 2/3 बहुमत है। वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। एनडीए तो एक मुश्त होकर के इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेगी। उसके साथ एनडीए प्लस एनडीए के बाहर के कई दल भी हमें समर्थन देने वाले। टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। वहीं सरकार को लोकसभा में 314 सांसदों का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसमें एनडीए के बाहर की पार्टियां और दूसरे छोटे दल उनके साथ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में आज टीडीपी सांसद के श्रीनिवास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। जरूरी पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे हो जाएगी। 4 साल पहले सत्ता में आई बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल भी नहीं होगा और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 6 बजे शाम तक जारी रहेगी। चर्चा पूरी होने के बाद प्रस्ताव पर मतदान भी होगा। प्रस्ताव पेश करने वाली टीडीपी को अपनी बात रखने के लिए 13 मिनट का समय मिलेगा। कांग्रेस को 38 मिनट, एआईएडीएमके को 29 मिनट, टीएमसी को 27 मिनट, बीजेडी को 15 मिनट और टीआरएस को 9 मिनट का समय आवंटित किया गया है। बीजेपी को करीब 3.5 घंटे का समय दिया गया है।
अगर संख्या बल के हिसाब से बात करें तो सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौजूदा समय में स्पीकर को छोड़कर लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 534 है और सदन का विश्वास हासिल करने के लिए 268 सदस्यों का साथ चाहिए। स्पीकर को छोड़कर बीजेपी के पास अपने 273 सांसद हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आज के दिन को देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया और कहा कि आज संसद में होने वाली चर्चा पर पूरे देश की नजर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद और सहयोगी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इस दौरान बिना किसी गतिरोध के व्यापक चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए सुनते हैं। Actually, Mr. Modi and BJP have lost the trust of the people, lost the hope of the people. Overall, the country is now feeling that Modi has deceived them. So, all the parties, we have been talking to many parties, almost every party except BJP. So, definitely, I think we have that confidence that this motion will go through. So it gives us an opportunity to present our case forcefully in front of the nation, in front of our MPs, in front of the Prime Minister, and force the Prime Minister to respond on these issues that we raise. Regarding the bifurcation issues, the non-implementation of the items of the AP Reorganization Act, the non-implementation of the assurances given by then Prime Minister Manmohan Singh in Rajya Sabha, all of these things are things that are our rights. They're non-negotiable. And the implementation has been very poor and very disappointing to the people of Andhra Pradesh. And this gives us the opportunity to put our case forward. जो नो कॉन्फिडेंस सदन के अंदर हो रहा है वो इस देश के 132 करोड़ लोगों की बाहर की भावना है जिसकी अभिव्यक्ति हम अंदर कर रहे हैं। संख्या का खेल एक बात हो सकती है पर इस देश का विश्वास मोदी जी खो चुके हैं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी जिस ढंग से मार्गदर्शन करेंगे, जो मार्गदर्शन होगा उस तरह से हम काम करेंगे, उसमें कोई दो राय होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ऐसे कि वो जो अविश्वास प्रस्ताव है तो शिवसेना ने रखा है, किसी ने और ने रखा है, तो उस पर क्या भूमिका करना लेनी है, उस भूमिका के ऊपर हमारे पक्ष प्रमुख मार्गदर्शन करेंगे। आज उस पर जम करके दमखम के साथ इस सरकार का विरोध करेंगे। इस सरकार में पूरा का पूरा अविश्वास है और सरकार को हम लोग सदन में गिराने का हर संभव प्रयास करेंगे। टीडीपी ने भी लाया है, हम लोगों ने भी लाया है, आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टी है, और हम लोग जो अपनी राय रखेंगे। Opposition's claims of having the numbers is a fraudulent attempt because the vote in the Lok Sabha clearly shows that the BJP has a majority in Lok Sabha by itself. And with NDA, we have a sizable majority, nearly a 2/3 majority. And on top of it, there are many opposition parties, we are confident, will also back the government or will oppose the no confidence motion because they know this is purely a disruptive attempt and not a positive effort. So certainly the BJP will come out of this no confidence vote with flying colors. I don't think... See, they have requisite numbers. BJP on its own, they have that number. Again, their coalition partners are there. Putting all the numbers together, it will be definitely, motion will be defeated, I think. No confidence motion against the government will be defeated. जिनका कॉन्फिडेंस सड़क के लोगों का कॉन्फिडेंस जिन पर नहीं रहा, जिन लोगों पर नहीं रहा, वो लोग जो है वो संसद में कॉन्फिडेंस का एक औपचारिकता पूरी करना चाहते हैं और करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मकसद और मंशा भी साफ हो जाएगी कि विपक्ष ने पिछले जो सत्र को वॉश आउट किया इस नाम पे, तो इनके पास इनके तर्कश में कौन से तर्क थे या तुक्के थे वो पता लग जाएंगे। और आइए फिलहाल सीधा रुख करते हैं अरविंद कुमार सिंह का, जो कि संसदीय मामलों के संपादक हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, तकनीकी तौर पर सरकार के सामने कोई मुश्किल दिख नहीं रही है और अभी तक अंकों को लेकर अगर बात करें तो कितनी तस्वीर साफ है, और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आज का दिन संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी बिल्कुल प्रीति, अगर देखेंगे तो जो पूरा इतिहास है जो अविश्वास प्रस्ताव का भारत का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो 26 अविश्वास प्रस्ताव अब तक आए हैं,
उस लिहाज से ये अब उसी कड़ी में आगे जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर इसमें कि इसमें अपोजिशन को भी ये पता है कि ये सरकार को कोई खतरा नहीं है। और ये जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था जो अगस्त 1963 में आचार्य JV कृपलानी लेकर के आए थे नेहरू सरकार के खिलाफ, तब भी उन्हें पता था कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो सरकारें चली। तो ये लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है प्रीति, तो उसमें ऐसे मौक़ों पर जबकि विपक्ष को ये पता है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है, फिर भी वो लेकर के आते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो है सरकार की तमाम विफलताओं को एक्सपोज करें। वहीं दूसरी ओर सरकार के पास भी एक मौका होता है कि अपनी उपलब्धियों को लोगों के बीच में जो है प्रचारित करें। अगर आप इसको तुलना करेंगे 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस समय कांग्रेस लेकर के आई थी। उस समय कांग्रेस के पास 114 सांसद थे, आज जो है 48 सांसद हैं। अब अपोजिशन की ताकत आज कमज़ोर है और उस समय की तुलना में अगर आप करेंगे बात, तो NDA जो है आज जो है 314 पर है, उस समय 299 के आसपास था। तो काफ़ी संख्या बल इनके पास है जी। बिल्कुल। और अरविंद जी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष भी कोई मौका इस दौरान छोड़ना नहीं चाहेगा सरकार को घेरने का, और इस मौके के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने और विपक्षी एकता दिखाने का भी पूरी कोशिश होगी। कहीं ना कहीं बात करें दोनों ही तरफ से, 2019 के लिए संदेश देने की कोशिश होगी क्या? देखिए 2019 भी है, आंध्र प्रदेश का चुनाव भी है, उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव भी हैं। इन सारे चुनावों को जो है प्रीति इनमें संदेश देने की कोशिश हो रही। विपक्ष जहाँ एक तरफ ये कोशिश कर रहा है कि एक महागठबंधन बनाए, वहीं दूसरी ओर जो है NDA जो है अपने को एकजुट करते हुए उसकी कोशिश ये है कि 2019 का जो बैटल है उसके सामने सबसे बड़ा है। और साथ ही साथ जो 3 राज्य हैं जहां उनकी अपनी सरकार है, वहां जो है दोबारा वापसी हो। और अगर आप देखेंगे 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसके बाद इन तीनों राज्यों में, जो कि जहां अभी BJP की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ सरकारें बनी थी उनकी। बिल्कुल। तो लेकिन अब यह है कि ये पूरी की पूरी जो राजनीति है वो यह जानते हुए कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, विपक्ष अपनी एकता को मजबूत करना चाहता है और NDA भी अपने सहयोगियों को एकजुट रखना चाहता है। तो एक तरह से ये मौके हैं दोनों के सामने, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास काफ़ी अधिक समय है, खासतौर पर BJP को काफ़ी अधिक समय मिला हुआ, अपोजिशन के जो पार्टियां हैं उनके पास थोड़े थोड़े समय है। उस समय में वो लोग बेहतर होमवर्क के साथ अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से राजनीतिक लड़ाई का एक अहम अध्याय जो है आज अविश्वास प्रस्ताव में दिखेगा। बिल्कुल। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। आज प्रश्नकाल भी नहीं होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इसके लिए कमर कस ली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए अरविंद जी। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी समय से लंबित रहे भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 राज्यसभा से कल पारित हो गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें पहली बार रिश्वत देने वालों को भी सजा के दायरे में लाया गया है। लोकपाल की नियुक्ति के मसले पर भी उन्होंने साफ किया कि सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष की जगह सबसे बड़े दल के नेता को शामिल किया है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 स्थायी समिति, लॉ कमीशन और सिलेक्ट कमेटी से कई सुधारों के बाद आया है और इसमें सभी जरूरी सुधार कर लिए गए हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। दिस वाज बियॉन्ड आवर कंट्रोल बिकॉज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फेल्ड टू एक्नॉलेज एनी party as an opposition party because she had to be guided by the figures and the guidelines. Now that is not our fault. If the people of this country did not vote a certain party in sufficient numbers to be recognized as a official opposition party. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि मूल विधेयक के विपरीत इसमें लोक सेवकों को रिश्वत देने वालों को भी आरोपी मानकर उनके खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 7 दिनों की बजाय 15 दिनों का वक्त मुहैया कराने पर सरकार सहमत है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। लोकपाल तो अपने बनाया नहीं, हमारे समय बड़ा आंदोलन किया, सब लोग आंदोलन में, प्रचंड आंदोलन हुआ, लोकपाल बनाओ, लोकपाल का कानून बनाओ। अब लोकपाल कहाँ है? हम तो यहाँ आ गए पर लोकपाल कहाँ गया, ये सवाल है आज। और आगे के लिए जो भ्रष्टाचार करेंगे, आप लोकपाल बनाएंगे, फिर वो लोकपाल अनुमति देगा। मेरे आपसे
एक आग्रह है, इसमें संशोधन में संशोधन लाएं। लोकपाल की जगह ये अधिकार सरकार का होना चाहिए कि भाई जो NN वोहरा साहब की जो एक गृह मंत्रालय में एक रिपोर्ट रखी गई थी, हिंदुस्तान के अंदर तमाम संगठित अपराधों पर एक रिपोर्ट, बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, आज तक सदन ने चर्चा नहीं किया उसके ऊपर। तो आखिर हम भ्रष्टाचार निवारण करना किस लिए चाहते हैं? Entire government, entire opposition, entire parliament, entire judicial system is looking helpless. This situation is not at all warranted, and therefore those who have taken money from the bank and the willful defaulters, in spite of their ability to repay, they are not repaying. They must be covered under the Prevention of Corruption Act. बीजेपी और जेडीयू की ओर से बिल के प्रावधानों को भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया गया। जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोग लेकर के आए हैं और इस बिल को ये सदन भी पूरा समर्थन दे रहा है कि केवल रिश्वत लेना ही अपराध नहीं है। अगर हम समाज में एक मॉरल कॉन्शियसनेस खड़ा करना चाहते हैं तो रिश्वत देना भी अपराध है, और इसलिए इसमें रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों को ही अपराध की श्रेणी में किया गया है। लेकिन केवल रिश्वत देना और लेना नहीं है, जो बीच में जो बिचौलिए का काम करते हैं उनको भी इस परिभाषा के अंतर्गत लाया गया है। दरअसल यूपीए सरकार के समय 2013 में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन और फिर सिलेक्ट कमेटी में जांच के लिए भेजा गया। सिलेक्ट कमेटी की कई सिफारिशों को बिल में जगह भी दी गई है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। तमाम दलों के सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसे गंभीर मसला बताया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील मामला बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को इस मसले पर राजनीतिक दल समेत सभी पक्षकारों से चर्चा कर राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। This issue of misuse of the social media is a larger issue and also a sensitive and serious issue. We can't come to conclusions on one side, and you can't take unilateral action also. The moment government does something, then there will be criticism and also opposition. And then at the same time, can you allow this situation to go on? What is happening? So keeping this in mind, I can only suggest to the government to hold discussions with all the stakeholders, including political parties, and then try to evolve a national policy, because this will have international ramifications also. इससे पहले जेडीयू सांसद हरिवंश ने शून्यकाल के दौरान सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफवाह से लोगों की जान जा रही है। उन्होंने हालात से निपटने के लिए सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की। कभी गौ हत्या, कभी बच्चा चोरी, कभी उन्माद की अफवाह, फिर भीड़ तंत्र का अराजक होना, इसका समाधान क्या है? दो ही रास्ते हैं, कानून और तकनीक। आज तकनीक की दृष्टि से इसको किस रूप में नियंत्रित किया जा सकता है और आत्म नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए। दूसरे सांसदों ने भी मॉब लिंचिंग और अफवाहों के बाद होने वाली हिंसा पर चिंता जाहिर की। So I would urge upon the government that since the matter is posted on 20th of August, before that or at the earliest convenience, the government should come up with a comprehensive legislation before both the houses of parliament. What is happening in the current period in our history, in the name of cow terror attacks, in the name of love jihad attacks, in the name of interfaith marriages, fighting against them, violence has been unleashed. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में सरकार गंभीर है और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। I don't want to name a group, sir. I have already issued notice to him. If you are equally responsible for your technological platform, if it is being used in large number for abuse, they have reverted to me. They are also educating, sir. We are taking, but this session I take on board, sir. Right. I will hold a consultation.
केंद्र सरकार ने इस मसले पर सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए भी सहमति जताई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। शून्यकाल के दौरान सदस्यों की ओर से उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री की ये प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया। यूजीसी के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी ने 5 मार्च 18 को एक विभागवार रोस्टर का आदेश दिया, 13 पॉइंट रोस्टर। पहली, दूसरी, तीसरी जो पोस्ट होगी वो अनरिजर्व्ड होगी, चौथी ओबीसी को होगी, 5वीं 6वीं अनरिजर्व्ड होगी, 7वीं शेड्यूल कास्ट को होगी, 8वीं ओबीसी को होगी, 9वीं 10वीं 11वीं अनरिजर्व्ड होगी, 12वीं ओबीसी को होगी और 13वीं अनरिजर्व्ड होगी। मतलब ये हुआ कि इन 13 सीटों में 9 अनरिजर्व्ड होंगी और 4 जो हैं उनमें 3 ओबीसी और 1 एससी का उम्मीदवार होगा। एसटी कभी कोई रिजर्वेशन इसके बाद नहीं एसटी को मिल सकता। और अभी नई जो गाइडलाइंस हैं यूजीसी की जो सर्कुलर है 5 मार्च 2018 ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री HRD, ईच डिपार्टमेंट इन ए यूनिवर्सिटी शुड बी treated as unit. Thus, if the number of posts per department is 1 or 2, no reserved posts will be available. उत्तर भारत में या दक्षिण भारत पूरे देश में SC, ST, OBC के छात्रों में रोष व्याप्त है। इससे पहले जब लागू हुआ था आरक्षण तब से लेके आज तक वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जिस दिन से ये सर्कुलर आया, सर्कुलर के बाद से प्रतिदिन सर ये वैकेंसी आई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि यूजीसी का सर्कुलर अदालत के आदेश के अनुरूप था। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। अचानक सर्कुलर नहीं निकाला, इसको फोर्स हुआ एक तरह से, क्योंकि ये निर्णय कोर्ट का है और कोर्ट माने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कायम किया। हमने सभी संबंधित विभागों से चर्चा करके 2 SLPs दायर किया है। एक यूजीसी ने भी SLP दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एक SLP दायर किया है MHRD करके हमने भी किया है। तो ये 2 SLPs दायर की है। अब 13 अगस्त उसकी तारीख है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये भी साफ किया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा से कल भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक में धोखाधड़ी और कर्ज लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान है। विधेयक से संबंधित अध्यादेश अप्रैल महीने में जारी किया गया था। मॉनसून सत्र के पहले दिन बुधवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव किया था। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। विधेयक में कई सख्त प्रावधान है। जब तक मामले का फैसला नहीं हो जाता, आरोपी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। इसके प्रावधान नए के साथ पुराने आरोपियों पर भी लागू होंगे। बकाया राशि की तेज वसूली के लिए विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा। बिल में आर्थिक अपराधों की सूची होगी। इसके दायरे में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले या धोखाधड़ी के मामले आएंगे। ये विधेयक कानून बनने के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। ये ऑर्डिनेंस लाना इसलिए जरूरी था कि ये कार्रवाई रुके ना, ये कार्रवाई थमे ना और ये मैसेज जाए कि भारत सरकार अब एकदम सीरियसली, नई सरकार आई है, काले धन के ऊपर प्रहार हो रहा है और एक सीरीज ऑफ मेजर्स में ये एक मेजर लिया गया कि ऐसे जो भी केसेस हैं जहां ऑफेंडर्स भारत की सीमाओं को छोड़ के चले जाते हैं,
इनकी संपत्ति को जब्त करने का कानून लाया जाए, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस के रूप में हमने पास किया। तो अगर कोई आज भगौड़ा है और बाहर रहता है तो ही इज ऑलरेडी अ फ्यूजिटिव, ही इज रनिंग अवे फ्रॉम इंडियन लॉ, और वो भी सेक्शन 3 के द्वारा इस कानून में कवर हो जाते हैं। अनचाही कॉल्स और मैसेज की परेशानी अब खत्म हो सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कल परेशान करने वाली कॉल्स और स्पैम को लेकर नए नियमों का ऐलान किया है, जिसके तहत टेलीमार्केटिंग मैसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है। रेगुलेटर ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन केवल रजिस्टर्ड सेंडर्स के जरिए हो। कुछ और अहम खबरें। मेघालय समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के कवरेज को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती कई योजनाओं पर काम कर रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रसार भारती के चैनलों पर ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसी सिलसिले में कल मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कल प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश और सीईओ शशि शेखर वेम्पटी से मुलाकात की। देश के हर कोने में देखा जाने वाला चैनल दूरदर्शन अब उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी कवरेज को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में प्रसार भारती ने अब अहम भूमिका निभाने का मन बना लिया है। इन राज्यों की जुड़ी खबरें और जानकारियों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्य अब प्रसार भारती के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश और सीईओ शशि शेखर वेम्पटी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रसार भारती के सहयोग से वो राज्य से जुड़ी जानकारी को पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, खासतौर पर पर्यटन और कृषि से जुड़ी जानकारियां। देश के अलग अलग भाग तक आज और अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रसार भारती का एक नेटवर्क है। हम चाहते हैं कि मेघालय स्टेट की तरफ से कि एक पार्टनरशिप अगर उसमें हो तो इसमें मेघालय को हम लोग एक नए रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। जो सर्टन सेक्टर्स है जैसे टूरिज्म और एग्रीकल्चर को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने बताया कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े कार्यक्रम लगातार बना रहा है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम बनाने की योजना है जिसके जरिए देश के लोगों को इन राज्यों के बारे में जानकारियां मिले। The Chief Minister was very keen to see if we can do some programming to promote tourism in Meghalaya. This is certainly on our agenda. We are thinking of some programs, travel out and tourism related programs on Doordarshan. आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में दूरदर्शन के प्रसार की कई योजनाएं हैं। 2022 में मेघालय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के बीच शीर्ष स्तर की रणनीतिक 2+2 वार्ता का पहला संस्करण सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। 6 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली इस वार्ता में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस शामिल होंगे। इस दौरान वो अपने समकक्षों से मुलाकात कर रणनीतिक रक्षा सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। हिंदी और उर्दू में समान रूप से गीत, गजल और मुक्त छंद की रचनाएं करने वाले गोपाल दास सक्सेना नीरज अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 93 साल के नीरज ने कल आखिरी सांस ली। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक छोटे से गांव में जन्मे गोपाल दास नीरज ने साहित्य जगत में एक अध्यापक के रूप में कदम रखा था और आरंभिक जीवन अलीगढ़ में हिंदी पढ़ाते हुए गुजारा। नीरज ने अपनी रचनाओं और उन्हें पेश करने के अंदाज से अपार लोकप्रियता हासिल की और घर घर पहचाने जाने लगे। एक लंबा समय ऐसे गुजरा कि नीरज के बिना किसी कवि सम्मेलन की कल्पना करना कठिन था। ऐसे ही एक कवि सम्मेलन की गूंज उस दौर के फिल्म स्टार देवानंद तक पहुंची और उन्होंने नीरज से अपनी फिल्म के गीत लिखने को कहा। प्रेम पुजारी के गीतों से नीरज अचानक फिल्मों के गीतकार बन गए और मुंबई में बस गए, जहां उन्होंने कई लोकप्रिय गीत फिल्मों के लिए लिखे, लेकिन साहित्य सृजन का काम नहीं छोड़ा। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित नीरज अपनी अनेक कालजयी रचनाओं के अलावा अपनी गजलों के उन शेरों के जरिए सदा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताते हुए लिखा है कि उनके गीत अब भी दिल को झंकृत कर जाते हैं। उनके परिवारजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जताते हुए लिखा है कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। नीरज की अनूठी शैली की वजह से वो सभी पीढ़ियों के बीच प्रसिद्ध थे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आखिर में एक नजर डालते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, और ब्रेक के बाद देखिए विशेष में अविश्वास प्रस्ताव का क्या है लक्ष्य। नमस्कार।